टोटल एवरेज लाइफ साइकिल कितनी होती है उसके बारे में देखिएगा। जो मॉस्किटोज की लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन जिसको हम कहते हैं, ये वैरी करता है अराउंड 8 to 35 डेज। कितना? 8 to 34 डेज, 8 to 34 डेज की इसकी जो पूरा लाइफ स्पैन होता है या लाइफ साइकिल जो इसकी होती है। अब इसमें एक रूल है, मेल्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं ज्यादातर। जो मॉस्किटोज हैं या दूसरे जो आर्थ्रोपोड्स हैं उसमें आप देखेंगे कि जो मेल्स हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, उनकी जो लाइफ स्पैन होता है वो इन कंपैरिजन टू फीमेल्स जो होता है वो कम होता है। अब जो इनकी लाइफ है वो 8 to 34 डेज में, अब वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सब पे इनकी लाइफ साइकिल जो पूरे इनका लाइफ स्पैन है वो डिपेंड करता है। इसकी एक मॉस्किटोज की लाइफ हिस्ट्री भर देखिए, मॉस्किटोज की लाइफ हिस्ट्री। सबसे पहले एक मॉस्किटो था, उसने एग ले किया ना, लेड ऑन सरफेस ऑफ वाटर 100 to 250 एट ए टाइम। 100 से 250 एक बार में सरफेस ऑफ द वाटर पे एग्स को ले करते हैं। और जो ये एग स्टेज है इट लास्ट फॉर अराउंड 1 to 2 डेज, 1 से 2 दिन तक ये जो स्टेज है एग्स का वो लास्ट करता है। इसके बाद आता है फिर लार्वा। अब ये 4 स्टेज पास करता है। जो लार्वल स्टेज है इट पासेस थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ जिनको हम कहते हैं इंस्टार्स। 4 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ को ये पास करता है लार्वा, जिसको कहा जाता है इंस्टार्स। अब इन जितने भी स्टेज होते हैं इनमें एक चीज होती है, मोल्टिंग होती रहती है, मतलब वो उनकी जो शेप साइज है वो चेंज होती रहती है। और टोटल जो है 4 स्टेज को ये पास करते हैं स्टार। अब जो लार्वल स्टेज है टोटली जो ये 5 से 7 दिनों तक रहती है। लार्वल स्टेज ऑक्युपाइज 5 to 7 डेज। अब जैसे क्यूलेक्स है, एडीज, मानसोनिया, ये इनको क्यूलिसिन लार्वा कहा जाता है ना, इनके लार्वा को क्यूलिसिन लार्वा कहा जाता है। इनमें एक साइफन ट्यूब होती है, इनके लार्वा में एक हालो स्ट्रक्चर होता है जिसको साइफन ट्यूब कहा जाता है। फिर प्यूपल स्टेज, ये जो स्टेज होती है इट इज रेस्टिंग स्टेज। किसी मॉस्किटोज की लाइफ साइकिल में जो प्यूपल स्टेज होती है ये रेस्टिंग स्टेज होती है, बल्कि ये एक जगह शांत पड़े रहते हैं, इनको खाने पीने से कोई मतलब नहीं है, पड़े रहेंगे आराम से। तो इसलिए इसको कहा जाता है रेस्टिंग स्टेज ना। प्यूपल स्टेज लास्ट फॉर 1 to 2 डेज, हैव टू रिस्पिरेटरी ट्यूब्स, ट्रम्पेट्स इन थोरैक्स, डज नॉट फीड, प्रेफर टू स्टे क्वाइट एट द वाटर सरफेस। एक जगह चुपचाप पड़े रहेंगे, फीडिंग की इन्हें जरूरत नहीं है। तो ये जो स्टेज होता है टोटली 1 to 2 डेज का होता है। फिर एडल्ट लाइफ साइकिल फ्रॉम एक टू एडल्ट ये कंप्लीट होती है अराउंड 7 to 10 डेज में। एक से एडल्ट यहाँ से शुरू करके एडल्ट तक आने में टोटल 7 से 10 दिन लगते हैं। टोटल 7 to 10 डेज है ना। अब एडल्ट मॉस्किटो एक बार बन गया तो अब उसको कितने दिन तक वो जिंदा रहेगा ना, तो अराउंड 2 वीक्स तक। एडल्ट मॉस्किटो लिव्स फॉर अबाउट 2 वीक्स। एक बार एडल्ट बन गया उसके बाद भी 14 दिनों तक वो जिंदा रहता है टोटल। तो टोटल जो इसकी लाइफ साइकिल है या लाइफ स्पैन है वो 8 to 34 डेज का होता है। फिर उसको फर्दर जब हम उसकी लाइफ हिस्ट्री देखते हैं तो एक लार्वा, प्यूपल और एडल्ट, इससे 4 स्टेज में इसको हमने डिवाइड किया। सबके फर्दर फिर कितने दिनों में वो कौन सा स्टेज ऑक्युपाई करते हैं वो है। ठीक। अब अलग अलग मॉस्किटोज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। पहले तो सबके बारे में आपको पहचानना है। तो ये कौन सा मॉस्किटो होगा इसमें? अच्छा चलिए छोड़िए, किसी को मत पहचानिए। ये बताइए कि एडीज कौन सा होगा। अगर हम यहाँ से थर्ड देखें, नंबर वाला। थर्ड नंबर वाला ना फ्रॉम, यहाँ से अगर आप चलेंगे तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड है ना, एडीज मॉस्किटो, और ये फोर्थ है। तो ये जो थर्ड वाला है ये एडीज मॉस्किटो है। और जो ये पहला है फर्स्ट वाला है ये एनाफ्लीज है। सेकंड जो है क्यूलेक्स, और ये लास्ट वाला जो डार्क कलर का आपको दिख रहा है ये मानसोनाइट्स, मानसोनिया मॉस्किटो जो होता है। अब इनको क्या क्या इनका काम है, इनका बेसिक डिफरेंस जो है ये पूरी स्लाइड में एक ही जगह पे आप पूरा एक बार में याद कर लीजिए। बार बार याद करने, अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं, सबके कुछ खास पॉइंट्स है। और अगर यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन उठा ना तो इसी एक स्लाइड से आपको पूरा मिल जाएगा। एनाफ्लीज कौन सी डिजीज है ट्रांसमिट करती है? मलेरिया। हाँ, सिंपल सी मलेरिया। एक डिजीज है मलेरिया। ठीक। क्यूलेक्स, जापानीज इंसेफेलाइटिस। जैपनीज इंसेफलाइटिस, और बैनक्राफ्टियन फाइलेरियसिस।
बेनक्राफ्टियन फाइलेरियोसिस। एडीज, बहुत सारी डिजीजेज हैं इसमें। एलो नेपोलियन। फीवर, चिकनगुनिया, डेंगू। ठीक है, डेंगी है। चिकन, अब डेंगी में डेंगी फीवर है, डेंगी हेमोरेजिक फीवर है, सब आएगा इसमें ना। येलो फीवर, चिकनगुनिया, तो ये जो है ये मेजर डिजीज है जो एडीज से ट्रांसमिट होता है। मानसोनिया से एक डिजीज है सिर्फ। बेल्जियम, मलाया, या इसी को हम कहते हैं ब्रूवियन फाइलेरियसिस। ठीक है, ये डिजीज है जो इनसे फैलती है। अब ब्रीडिंग हैबिट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ब्रीडिंग हैबिट सबकी अलग अलग है। ब्रीडिंग हैबिट जो है वो सबकी अलग है। लाइक एनाफिलीज की जो ब्रीडिंग हैबिट होती है वो एकदम क्लीन वाटर, इनकी जो ब्रीडिंग हैबिट है क्लीन वाटर, साफ सुथरे पानी चाहिए इसको। तो जो ब्रीडिंग प्लेस है या ब्रीडिंग हैबिट है एनाफिलीज की वो क्लीन वाटर है। और जस्ट इसी का अपोजिट करिए क्यूलेक्स का, डर्टी पॉल्यूटेड वाटर। डर्टी पॉल्यूटेड वाटर। एडीज, अब एडीज मच्छर जो होता है, जितने भी आर्टिफिशियल कलेक्शन होते हैं वाटर के, आर्टिफिशियल कलेक्शन घरों में, अगर इस वक्त क्योंकि समर सीजन चल रहा है, तो मोस्ट कॉमनली जो आर्टिफिशियल कलेक्शन कहाँ पे होगा? कूलर सबके घरों में होंगे, तो वहां पे जो पानी रखा जाए वो आर्टिफिशियल कलेक्शन में आएगा। और ये जो मानसोनिया है, अब ये उन वाटर बॉडीज, इसकी जो ब्रीडिंग हैबिट है थोड़ा सा अलग है, ये वाटर बॉडीज में इसकी भी है, बट खास तौर से ऐसी वाटर बॉडीज जिनमें एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वाटर बॉडीज कंटेनिंग एक्वेटिक प्लांट्स। सर आवाज नहीं आ रही है। किसको नहीं आ रही है? वाटर बॉडीज कंटेनिंग एक्वेटिक प्लांट्स, किसी को नहीं आ रही है या सिर्फ आपको नहीं आ रही? आ रही है सर आवाज। ठीक। तो ब्रीडिंग हैबिट है एनाफ्लीज मॉस्किटो की क्लीन वाटर है, और क्यूलेक्स को जस्ट इसी का अपोजिट करिए, डर्टी पॉल्यूटेड वाटर। एडीज मॉस्किटो जो आर्टिफिशियल कलेक्शन होता है घरों में खास तौर से पानी का, वहां पे इसकी ब्रीडिंग हैबिट होती है। और मानसोनिया, इसकी जो है वाटर बॉडीज जिसमें एक्वेटिक प्लांट्स पाए जाते हैं। तो ये इनकी ब्रीडिंग हैबिट। अब एक्स के बारे में देखिए। एनाफ्लीज जो है वो सिंगली एक्स को जो है वो सिंगल लेट करते हैं, एक लाइन में, है ना। एक जो हुए वो सिंगल लेग, और इनके जो एग्स होते हैं वो बोट शेप्ड होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, इनके जो एग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बोट शेप्ड, बोट शेप्ड होते हैं। और लेटरल फ्लोटिंग होती है इनकी, लेटरल फ्लोटिंग इनकी होती है। ठीक है, सिंगल लेग, लेटरल फ्लोटिंग, बोट शेप्ड एग्स। बोट शेप्ड एग को याद रखिएगा खास तौर से। ये जो बोट शेप्ड एग होंगे वो किसके होंगे? एनाफ्लीज मास्क। ट्यूलेक्स जो है स्मॉल क्लस्टर्स में ये एग्स को लेट करता है। देर इन स्मॉल क्लस्टर्स। अब एडीज के जो एग्स होते हैं ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं। कोई बताएगा कैसे होते हैं इसके? एडीज के एग्स कैसे होते हैं? सिगार शेप। इसके जो एग्स होते हैं वो सिगार शेप्ड होते हैं एडीज के। और मानसोनिया के जो होते हैं स्टार शेप्ड क्लस्टर में ये भी ब्रीडिंग करता है। ठीक, ये इनके एक्स है ना। सिंगली लेड अगर है, बोट शेप्ड है, तो वो एनाफिलीज का है। स्मॉल क्लस्टर्स में अगर एक्स है तो वो क्यूलेक्स के हैं। सिगार शेप है तो एडीज का, और स्टार शेप है तो वो मानसोनिया का। अब लार्वा के बारे में बताइए। तो एनाफ्लीज का जो होता है, एनाफ्लीज और क्यूलिसिन, बेसिकली जब हम स्पेसीज को डिवाइड करेंगे दो तरीके से, एक एनाफ्लिन मॉस्किटो चला जाता है, एक क्यूलिसिन।
अब क्लिस्टीन में जो है क्यूलेक्स, एडीज, मांसोनिया तीनों आ जाते हैं। तो जो एनाफ्लीज होता है, एनाफ्लीज के लार्वा में कोई साइफन ट्यूब नहीं होती है। एनाफ्लीज के लार्वा में कोई साइफन ट्यूब नहीं होती है। अब बाकी तीनों में, अब क्यूलिसिन मॉस्किटोज एक में अगर आप ले लीजिए, तो क्यूलेक्स, एडीज और मांसोनिया तीनों है, तो इन सब में साइफन ट्यूब प्रेजेंट होती है। ठीक है, साइफन ट्यूब यहाँ भी प्रेजेंट मिलेगी आपको, यहाँ भी एडीज, मांसोनिया और क्यूलेक्स तीनों के लार्वा में साइफन ट्यूब, यानी बीच में जो है हालो स्ट्रक्चर रहेगा। लेकिन एनाफ्लीज के लार्वा में कोई साइफन ट्यूब नहीं होती है। अब लार्वा के बाद जो स्टेज आएगा वो प्यूपल स्टेज आएगा, प्यूपा बनेंगे। तो प्यूपा में अब देखिए एनाफ्लीज में ना एक शार्ट या ब्रॉड कह लीजिए साइफन ट्यूब अब बन जाएगी। ब्रॉड एंड शार्ट साइफन ट्यूब प्यूपल स्टेज में, एनाफ्लीज मॉस्किटो में। और बाकी सब में जो है लॉन्ग एंड नैरो, लॉन्ग एंड नैरो साइफन ट्यूब। ठीक। अब एडल्ट्स की बात कर लीजिए, एडल्ट्स, एडल्ट्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिलेंगे। तो एनाफ्लीज मॉस्किटो है, तो इसमें जो है स्पॉटेड विंग्स, विंग्स जो होंगे वो स्पॉटेड होंगे। जैसे एडीज की बॉडी जो होती है वो स्ट्राइप्ड होती है या स्पॉटेड कह लीजिए होती है, तो एनाफ्लीज के जो, एनाफ्लीज मॉस्किटो के जो विंग्स होते हैं एडल्ट्स के, वो कैसे होंगे, स्पॉटेड होंगे, स्पॉट्स वहां पे पाए जाएंगे। तो इसको नाम दे दिया गया स्पॉटेड विंग्स, स्पॉटेड विंग्स। एंड जो इनका रेस्टिंग स्टेज होती है ये इंक्लाइन टू एंड एंगल, थोड़ा सा तिरछे होके ये बैठते हैं सरफेस पे, इंक्लाइन टू एंड एंगल्स, स्पॉटेड विंग्स, इंक्लाइन टू एंड एंगल, एडल्ट। क्यूलेक्स, क्यूलेक्स का देखिए यहाँ पे, अगर आप देखेंगे ना तो इनका जो रेस्टिंग स्टेज होती है उस पे एक एंगल बन जाता है पूरा, खास तौर से हंच बैक जिसको कहते हैं, बीच में थोरैक्स वाला पार्ट जो होता है वहां पे गैप मिलता है, तो इसको कहा जाता है हंच बैक रेस्ट। हंच बैक रेस्ट क्यूलेक्स के लिए। एडीज, एडीज की जो खास पहचान है वो क्या है, स्ट्रिप्स है ना। आप देखिए व्हाइट व्हाइट कलर के हैं ये स्पॉट्स पूरी बॉडी पे इसके हैं, तो इसको कहा जाता है स्ट्राइप्स ऑन बॉडी एंड लेग्स। और इस मानसोनिया के बारे में कुछ खास जिक्र नहीं किया गया है, मानसोनिया के एडल्ट्स के बारे में कुछ खास इसकी पहचान नहीं बताई गई है। सेकंड है फ्लाइट रेंज, अब ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, फ्लाइट रेंज। एनाफ्लीज की फ्लाइट रेंज जो होती है वो 3 to 5 किलोमीटर है। कितना है, 3 से 5 किलोमीटर। क्यूलेक्स की इससे भी ज्यादा है, अराउंड 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर तक इसकी फ्लाइट रेंज है। और एडीज की सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर है, सुनिए, 100 मीटर। तो येलो फीवर के प्रोटेक्शन में आप पढ़ेंगे तो वहां पे ये कहा जाता है ना कि जो एयरपोर्ट है वहां पे येलो फीवर कितनी दूर तक नहीं होना चाहिए, 400 मीटर तक, क्यों, क्योंकि इसकी फ्लाइट रेंज बहुत ज्यादा नहीं है। एडीज की जो फ्लाइट रेंज है टोटली वो कितनी है, 100 मीटर है। और मानसोनिया की फ्लाइट रेंज के बारे में नहीं बताया गया। तो टोटल जो है एनाफ्लीज की 3 से 5 किलोमीटर, क्यूलेक्स की 11 और एडीज की सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर की फ्लाइट रेंज है। रिमार्क्स में देखिए एनाफ्लीज जो है क्लीन वाटर में इसकी ब्रीडिंग हैबिट है, उसी के हिसाब से आई थिंक इसको कहा जाता है सोफिस्टिकेटेड मॉस्किटो। सोफिस्टिकेटेड मॉस्किटो इसको कहा जाता है, एनाफ्लीज को। क्यूलेक्स को न्यूसेंस मॉस्किटो, न्यूसेंस मॉस्किटो। एडीज को क्या कहा जाता है ये तो सबको पता होना चाहिए।
टाइगर मॉस्किटो। टाइगर मॉस्किटो। ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे देखिए कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे बोट शेप्ड एग किस में मिलेंगे, एनाफ्लीज में। ब्रीडिंग हैबिट उसकी क्या है, क्लीन वाटर है। वही का जस्ट अपोजिट अगर करिए डर्टी पॉल्यूटेड वाटर ब्रीडिंग हैबिट पूछ लिया जाए, क्यूलेक्स है। तो एक तो ब्रीडिंग हैबिट सबके याद रखिएगा, और एग्स के बारे में कहीं पे स्टार शेप है, सिगार शेप है, या बोट शेप है। हाँ, फिर एडल्ट्स की कुछ पहचान, हंच बैक रेस्ट किसका है, क्यूलेक्स का है। स्ट्राइप्स बॉडी एंड लेग्स, एडीज का फ्लाइट रेंज एडीज की 100 मीटर है। रिमार्क्स में भी थोड़ा सोफिस्टिकेटेड मॉस्किटो किसे कहते हैं, एनाफ्लीज को कहते हैं, न्यूसेंस मॉस्किटो क्यूलेक्स को, और टाइगर एडीज को कहते हैं। तो ये इनकी जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और साथ में डिफरेंशिएटिंग फीचर भी है, एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब हाउस फ्लाइज के बारे में, हाउस फ्लाइज जिनको कहा जाता है कि दे आर पोर्टर ऑफ द इन्फेक्शंस। Houseflies should be regarded as a sign of insanitation. इंसैनिटेशन का मतलब क्या है, गंदगी। जहां पे जितनी ज्यादा हाउस फ्लाइज होंगी उस जगह के बारे में कहेंगे ये जो प्लेस है ये इतना ही डर्टी और पॉल्यूटेड है। जितना जहाँ पे गंदगी होगी और जितनी ज्यादा वहां पे हाउस फ्लाइज पाई जाएंगी, उसी के हिसाब से हम कहेंगे कि ये इतना ही गंदा है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है ना, एट देयर नंबर्स एज इंडेक्स ऑफ दैट सैनिटेशन। सफाई के हिसाब से मक्खी जितनी ज्यादा मौजूद रहेगी उसी के हिसाब से उसको एक कह लीजिए कि ग्रेडिंग की जाती है कि कितना साफ है कितना गंदा है। हाउस फ्लाइज शुड बी रिगार्डेड एज ए साइन ऑफ इनसैनिटेशन। हाउस फ्लाइज का जो लाइफ स्पैन होता है, हाउस फ्लाइज का जो लाइफ स्पैन होता है वो अराउंड 15 to 25 डेज का होता है। अब आमतौर से जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनके में कुछ चीजें बड़ी कॉमन होती है, एक है लार्वल स्टेज है, प्यूपल स्टेज है, फिर एडल्ट फ्लाई है। ज्यादातर इंसेक्ट्स में यही होता है। तो इसकी जो लाइफ स्पैन है वो 15 to 25 डेज का है। और 8 to 35 डेज का जो लाइफ स्पैन था वो किसका था, मॉस्किटोज का था इन जनरल। तो अब हाउस फ्लाई का है, तो अब यहाँ पे इनका भी वही सेम है, एक्स का स्टेज है, फिर लार्वल स्टेज है जिसको मैगट्स बोलते हैं, फिर प्यूपल स्टेज एडल्ट है। तो एक्स के बारे में जब हम बात करेंगे कितना टाइम लगेगा एक्स की लेइंग, तो ये जो स्टेज होता है एक का वो 8 to 24 आवर्स का होता है, 8 to 24 आवर्स का। इसके बाद लार्वा, जिसको हम मैगट्स बोलते हैं, मैगट्स, इनका जो पूरा टाइम पीरियड होता है वो 2 to 7 डेज का होता है, 2 to 7 डेज का। फिर आता है प्यूपल स्टेज, ये 3 to 6 डेज का होता है, 3 to 6 डेज है। अब लास्ट में फिर एडल्ट फ्लाई बन गई, एडल्ट। तो इनका जो टाइम होता है या लाइफ स्पैन जो होता है वो 5 to 20 डेज का होता है, 5 to 20 डेज का। ओवरऑल जो लाइफ स्पैन होता है हाउस फ्लाइज का वो 15 to 25 डेज का होता है। अब इनका जो ब्रीडिंग प्लेसेस है, इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग प्लेसेस हाउस फ्लाइज की, तो इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट ब्रीडिंग प्लेस जो इनका होता है फ्रेश हॉर्स मैन्योर, फ्रेश हॉर्स मैन्योर। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रीडिंग प्लेस है, इसका हाईएस्ट इंपॉर्टेंस कह लीजिए, सबसे ज्यादा ब्रीडिंग करते हैं तो यहीं पे। इसके बाद ह्यूमन एक्सक्रेटा सेकेंड नंबर पे आप रखिए, एंड फिर मैन्योर्स ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के जो काऊ डंग या और दूसरे हैं उनके मैन्योर्स में। फिर गार्बेज या कहीं पे फल हैं और सब्जियां हैं वो सड़ रही हैं, डिकेइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वहां पे ये ब्रीडिंग करती हैं। रबिश डंप्स कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर, जहाँ पे और कूड़ा आपने डाल दिया जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है तो वहां पे भी ब्रीडिंग होगी। एंड लास्ट ग्राउंड्स वेयर लिक्विड वेस्ट आर स्पिल्ड, है ना, जहाँ पे लिक्विड वेस्ट जो है पड़े हुए हैं या फेंके जाते हैं वहां पे भी इनकी ब्रीडिंग होती है। हाईएस्ट इंपॉर्टेंस जो है फ्रेश हॉर्स मैन्योर एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा, ये इनका ब्रीडिंग प्लेस है। फीडिंग हैबिट्स क्या है, हाउस फ्लाई डज नॉट बाइट, एक चीज याद है, हाउस फ्लाई मक्खी कभी भी नहीं काटती है, हाउस फ्लाई डज नॉट बाइट। इट कैन नॉट ईट सॉलिड फूड, अब सॉलिड फूड को ये खा नहीं सकती, ईट नहीं कर सकती, तो फिर कैसे, इट वोमिट्स ऑन सॉलिड फूड। पहले ये क्या करती है, सॉलिड फूड पे वोमिट करेगी और फिर उसी वोमिटर से उसका एक सोल्यूशन बनाएगी वहां पे, अपने वोमिटर से उस सॉलिड फूड को पहले वो एक सोल्यूशन में चेंज करेगी और उसके बाद उसको सक करती है, लिक्विड स्टेट में करके उसको सक करती है। और फिर डिस्पर्सल क्या है इसका, एक जगह से दूसरी कहाँ तक, 4 माइल्स, डिस्पर्सल अप टू
4 माइल्स, 4 मील तक ये डिस्पर्स कर सकती है किसी भी चीज को। मतलब एक जगह से इन्होंने शक किया और जाके कहीं पे अप टू 4 माइल, 4 मील दूरी तक ये पहुंच सकती है। मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, मैकेनिकल ट्रांसमिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन है डिजीज का इसका। हाउस फ्लाइज का मैकेनिकल ट्रांसमिशन, हाउस फ्लाइज आर नोन एज पोर्टर्स ऑफ इंफेक्शन। इनको पोर्टर ऑफ इन्फेक्शन, एक जगह से दूसरी जगह ये डिजीज को कैरी करती हैं, पहुंचाती हैं, इसलिए इनको पोर्टर ऑफ इन्फेक्शन कहा जाता है। क्योंकि इनका डिस्पर्सल देखिए 4 मील तक ये जा सकती है बड़ी आसानी के साथ। क्या करती है, अब मान लीजिए कहीं किसी को जख्म है बॉडी पे, और अक्सर आपने देखा होगा कहीं पे ओपन ओपन वुंड है या कट लगा हुआ है, तो वहां पे अक्सर मक्खियां जरूर बैठती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो वहां पे सक करती हैं। बाइट तो करती नहीं है, पहले वोमिट करेंगे, लिक्विड स्टेट में कुछ पाएंगे, उसको सक करेंगे, फिर किसी और की बॉडी पे जाके बैठ जाएंगी, किसी और की बॉडी पे बैठ, या फिर हो सकता है कि वो कहीं किसी फूड मटेरियल पे जाके बैठ गई, तो वो डिजीज को क्या करती है, डिस्पर्स करती है एक जगह से दूसरी जगह मेनली। तो मैकेनिकल ट्रांसमिशन यही है, और इसीलिए इनको पोर्टर ऑफ इन्फेक्शन कहा जाता है। फिर वोमिट ड्रॉप है और डिफिकेशन है, इसके जरिए भी ये डिजीज को ट्रांसमिट करती है। अब कौन कौन सी डिजीज हैं जिनको ये ट्रांसमिट करती है, एज ए वेक्टर ये काम कर रही है इन डिजीज के लिए। तो मैंने कहा था जितनी भी डायरियल डिजीजेस हैं, वो सब के सब जो है वो हाउसफ्लाई से उसको जोड़ दीजिएगा। टाइफाइड, पैराटाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा, गैस्ट्रोइंटेराइटिस, अमीबियासिस, हेलमिंथिक इन्फेक्शन, पोलियो, याज, एंथ्रेक्स, ट्रैकोमा, कंजंक्टिवाइटिस, ये तमाम डिजीज जो है इसको ये डिस्पर्स करती हैं, फैलाती हैं, ऐसे वेक्टर इन डिजीज के लिए ये काम करती हैं हाउस फ्लाइज। अब एक चीज और है कि फ्लाइज जो है मेनली जो है एज ए वेक्टर ये काम करती हैं, एक डिजीज के लिए ये पॉजिटिव एजेंट भी है। ये पूरा का पूरा जो है ये वेक्टर है इनके लिए, सिर्फ क्या ट्रांसमिशन का काम है इन डिजीज के लिए। पॉजिटिव एजेंट एक डिजीज ये काज करती है, हाउस फ्लाइज, किसी को पता है? एक डिजीज होते हैं मियासिस जिसको हम कहते हैं, मियासिस, इस डिजीज को ये काज करती है, हाउस फ्लाइज जो है काज करती है। लाइक जैसे स्केबीज होती है ना, जस्ट उसी की तरह इसके भी साइन और सिम्टम्स है, बहुत इंटेंस इचिंग, प्रोराइटिस डेवलप हो जाती है। बेसिकली जो इसका पूरा पैथोजेनेसिस अगर हम बात करें ना, कहीं पे मान लीजिए वुंड है, बॉडी कहीं कट है, वो ओपन वुंड है, तो उसी के आसपास जो है, उसी जख्म में ये क्या करती है, अपने एग्स को लेकर देती है, अंडे दे देती है। तो उसकी वजह से फिर वहां पे अब वो लार्वल स्टेज, प्यूपल स्टेज जब बनने लगती है ना, तो बहुत इंटेंस ईचिंग होती है। तो डिजीज को नाम दे दिया गया मिएसिस का। पॉजिटिव एजेंट है एक डिजीज का, मिएसिस का। बाकी तमाम डिजीजेस जो आपके सामने है वो एज ए वेक्टर, उनको ये सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। फिर आइए थोड़ा सा सैंड फ्लाइज के बारे में ना। 4 तरीके के इनको जो स्पेसीज हैं, 4 स्पेसीज बहुत कॉमन है सैंड फ्लाइज में, फ्लेबोटाइमस अर्जेंटिस, पेपेटासी सर्जेंटाई और सर्जेंटोमिया पंजाबेंसिस। ठीक है, ये 4 स्पेसीज हैं सैंड फ्लाई की जो कॉमन है। तो अर्जेंटिस जो है, फ्लेबोटामस अर्जेंटिस, ये कौन सी डिजीज काज करता है या ट्रांसमिट करता है? काला आजार। काला आजार, है ना। काला आजार को और क्या कहते हैं? लेशमेनियासिस। बहुत सारी लीशमैनियासिस है, इसको विसरल लीशमैनियासिस कहते हैं। दूसरा लेशमेनिया। ठीक है, इसको विसरल लीशमैनियासिस है। अब फ्लेबोटाइमस पेपेटासी और फ्लेबोटामस सर्जेंटाई, ये दोनों के दोनों जो है ओरिएंटल सोर, ओरिएंटल सोर दोनों, ओरिएंटल सोर, और इसको कहते हैं क्यूटेनियस लीशमैनियासिस। ठीक। और सर्जेंटोमिया पंजाबेंसिस, ये जो है सैंड फ्लाई फीवर खास करके, सैंड फ्लाई फीवर। तो 4 बेसिक स्पेसीज थी इसकी। अब इसका हैबिटेट्स क्या होता है सैंड फ्लाई के बारे में, कि यार नाम में फ्लाई जरूर है, लेकिन ये कभी फ्लाई नहीं करती है। सैंड फ्लाई जो है ये कभी उड़ नहीं सकती। तो होल इसके जो हैबिटेट्स हैं, यानी जो रहने की जगह इसकी खासतौर से जहाँ पे ये पाई जाती है,
होल्स एंड सर्विसेज इन वॉल्स, जो दीवारों में क्रैक्स होते हैं, सुराख होते हैं, वहीं पे ये ज्यादा पाई जाती हैं। होल्स इन ट्रीज, डार्क रूम्स, स्टेबल्स एंड स्टोर रूम्स, है ना, ऐसी जगहों पे इनकी ये हैबिटेट्स हैं। सैनिटेशन मेजर्स आर कैरिड आउट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 50 फीट। अब 50 फीट तक ही साफ सफाई का मेजर क्यों लिया जाएगा? क्योंकि ये क्या करती हैं, ये उड़ नहीं सकती हैं, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकती, ज्यादा ये हॉप करती हैं, उड़ती नहीं है कभी। इंसेक्टिसाइड ऑफ चॉइस क्या है इसकी? सेंट फ्लाई की डीडीटी। डीडीटी से अक्सर जगह देखा गया कि बहुत सारे इंसेक्ट्स में रिफ्रैक्शन हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, लेकिन अभी तक ये माना गया कि जो सैंड फ्लाइज है इनके अंदर अभी डीडीटी से रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हो पाया है। तो डीडीटी जो है इंसेक्टिसाइड ऑफ चॉइस बन जाती है किसके लिए? सैंड फ्लाइज के लिए। 1 to 2 ग्राम पर मीटर स्क्वायर सिंगल एप्लीकेशन है इसका। तो एक चीज याद रखना है, सनफ्लाई में इंसेक्टिसाइड ऑफ चॉइस क्या? डीडीटी है। और इसको स्प्रे कहाँ तक करते हैं? अप टू 4 to 6 फीट ऑफ वॉल्स, दीवारों में भी 4 से 6 फीट की ऊंचाई तक, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि सनफ्लाई कैन नॉट फ्लाइट ओनली हाउस, तो ज्यादा दूर तक, ये ज्यादा ऊपर तक नहीं चल सकती, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। तो दीवारों पे भी अगर सैनिटेशन या स्प्रेइंग करनी है तो मैक्सिमम जो है 4 से 6 फीट बहुत है। ओनली फीमेल सैंड फ्लाइज बाइट, ज्यादातर केसेस में आपने देखा है खून चूसना किसका काम है? फीमेल्स का है ना, देखिए वो उसमें मत लीजिएगा। ओनली फीमेल्स एंड फ्लाइज, मॉस्किटोज में भी हमने पढ़ा था कि फीमेल्स ही है। हाँ, और भी दूसरे उसमें जब हम पढ़ेंगे तो ज्यादातर जगह फीमेल्स का ही जिक्र आएगा। तो ओनली फीमेल्स एंड फ्लाइज बाइट, है ना। रिक्वायर्ड ए ब्लड मील एवरी 3 to 4 डेज फॉर ओवी पोजिशन, यानी जो इनको ब्रीडिंग के लिए और दूसरे उसके लिए, इसको जो फीमेल सैंड फ्लाई को हर तीसरे चौथे दिन इसको ब्लड मील चाहिए चाहिए। मेल को ना मिलेगा चलेगा, लेकिन फीमेल को चाहिए। अब आर्थ्रोपोड के कंट्रोल के लिए जो जनरल मेजर्स अपनाए जाते हैं, आर्थ्रोपोड के कंट्रोल, अब आर्थ्रोपोड में देखिए फ्लाइज भी आएंगे, सैंड फ्लाइज भी आएंगी, मॉस्किटोज भी आएंगे, और हाउस फ्लाइज भी आएंगी। इसके अलावा रेड फ्ली है, वो भी आएगी, सबके सब क्या है? आर्थ्रोपोड्स हैं। तो जनरल प्रिंसिपल क्या होगा आर्थ्रोपोड के कंट्रोल का? मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक जो कंट्रोल होता है आर्थ्रोपोड के कंट्रोल करने के लिए, दैट इज इन्वायरमेंटल कंट्रोल ना। बेस्ट अप्रोच टू कंट्रोल ऑफ आर्थ्रोपोड्स, एक लाइन याद रखिएगा, ये किसके लिए है? इन्वायरमेंटल कंट्रोल के लिए। बिकॉज रिजल्ट्स आर लाइकली टू बी परमानेंट, क्योंकि यहाँ से अगर आपने कंट्रोल किया सराउंडिंग से, कहने का मतलब अपने आसपास से अगर हमने उस चीज को हटा दिया, तो वो जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा? परमानेंट होगा। लाइक कैसे? एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस, एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस, जैसे सोर्स रिडक्शन, जो अब तरह तरह के हमने वाटर हैबिटेट पढ़े सबके अलग अलग मॉस्किटोज के, अगर हम उनको हटा देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो एक परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा, वो एक परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। फिलिंग एंड ड्रेनेज ऑफ ऑपरेशन, जो पानी जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। प्लांट वाटर मैनेजमेंट, तो इनसे क्या होगा? खासतौर से जो मॉस्किटोज हैं, फ्लाइज हैं, तो उनसे क्या है? परमानेंटली अगर हमने वाटर मैनेजमेंट ढंग से कर लिया, जैसे कूलर में पानी इस वक्त हर कोई डालता है, लोग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। नहीं, उसको ये कहा जाता है कि हर तीसरे चौथे दिन उसको फुल्ली पूरा ड्रेन कर दिया जाए, फिर से नया पानी उसमें डाला जाए। तो अगर इस तरीके से जो तमाम मेजर्स हैं वो लिए जाएंगे तो वहां पे जो ब्रीडिंग हैबिट है उसको रोका जा सकता है, ब्रीडिंग प्लेस नहीं बनने दिया जा सकता है मॉस्किटोज का। तो इन्वायरमेंटल कंट्रोल इज बेस्ट अप्रोच टू कंट्रोल ऑफ आर्थ्रोपोड्स। फिर है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं, ज्यादातर केसेस में ये पाया जाता है कि जो भी मान लीजिए केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज किए जाते हैं, तो उसमें एक टाइम के बाद रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। जैसे मेडिसिन में भी है, एंटीबायोटिक्स में अगर कायदे से यूज नहीं की गई तो रेजिस्टेंस डेवलप हो, उसी सेम कंडीशन में यहाँ पे भी है कि ना कुछ टाइम के बाद जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप हो ही जाता है। no longer fully effective if used alone. Resistance has appeared in about 100 arthropods of public health. अब 100 से ना लगभग जो है 100 आर्थ्रोपोड्स, जो अलग अलग स्पेसीज हैं आर्थ्रोपोड्स की, उनमें रेजिस्टेंट डेवलप हो चुका है ऑलरेडी ना। तो अब इसको कैसे यूज करना है? इसेंशियल टू यूज बायोडिग्रेडेबल लेस टॉक्सिक कंपाउंड्स, और ऐसे केमिकल में भी बहुत तरीके के, तो ऐसे केमिकल यूज किए जाए एज ए इंसेक्टिसाइड जो क्या हो? बायोडिग्रेडेबल हो, आसानी से डिग्रेड हो जाए, ह्यूमन हेल्थ पे वो ज्यादा असर ना डाले। अब उसमें मेथॉक्सीक्लोर है, एबेट है, डर्सबन है, इन सबको यूज किया जाना चाहिए। और दूसरे जो एग्जाम्पल हैं, मॉस्किटो लार्विसाइडल आयल आता है, मॉस्किटो लार्विसाइडल आयल है, पेरिस ग्रीन है, पाइरेथ्रम है, इन सबको यूज किया जाना चाहिए।
लेकिन ये है कि कोई भी केमिकल अगर हम यूज कर रहे हैं एज ए इंसेक्टिसाइड, तो वो फुल्ली इफेक्टिव नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, रेजिस्टेंस का डेवलप हो जाना। फिर आइए बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल का एक बहुत अच्छा जो फायदा है वो ये है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को ये कम करता है। इट मिनिमाइजेस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। कैसे? आप एग्जांपल में क्या बायोलॉजिकल कंट्रोल करना है, यानी कुछ लिविंग ऑब्जेक्ट को हमें वहां पे रखना है, थिंग को रखना है। तो लार्वी वोरस फिशेज सबसे कॉमनली, अब लार्वी वोरस फिशेज जो होंगी, लाइक गैम्बूसिया एफिनिस है, लेबिस्टर रेटिकुलेट्स है, सिसिलिया रेटिकुलेटा, ये क्या करती हैं? ये जो वाटर सरफेस पे जो मॉस्किटोज ब्रीड करके जा रहे हैं, अब ये क्या है, उनका लार्वा जैसे ही बनेगा ये लार्वा को ईट करेंगी, खाएंगी, उन पे फीड करेंगी। तो वो लार्वा के बाद जो है दूसरा स्टेज वो बनने ही नहीं देंगे, प्यूपल स्टेज में जाने ही नहीं देंगे, लार्वल स्टेज में ही खत्म कर देंगे। तो एडल्ट में वो बदल नहीं पाएगा। तो इसलिए बायोलॉजिकल कंट्रोल का ये एक अच्छा फायदा है। और दूसरे क्या होगा कि जो आप फिशिंग, अब ये जो फिश फार्मिंग हो रही है तो फिश को भी फीड मिल रहा है, उसको भी खाना मिल रहा है आराम से, तो दो फायदा हो जाता है इससे। इसके अलावा कुछ फंगस हैं, लाइक सीलोमायोमाइसिस है, बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis H14, ये भी इफेक्टिव है। एंड प्रीडेटर मॉस्किटोज, कुछ जगहों पे ना अलग से ऐसे मॉस्किटोज को इन्वायरमेंट में छोड़ा गया जो क्या प्रीडेटर है, जो दूसरी मॉस्किटो स्पेसीज को किल करते हैं। एंड जेनेटिक कंट्रोल, अब ये कंट्रोल हमारे बस से बाहर है। अब ये पूरी टेक्निक है, स्ट्राइल मेल टेक्निक है, मेल्स को स्ट्राइल किया जाए किसी टेक्निक से। साइटोप्लाज्मिक इनकम्पैटिबिलिटी, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, और कुछ न्यूअर मेथड्स हैं, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स, कीमोस्टिमुलेंट्स, फेरोमोन्स, या जिनको हम सेक्स अट्रैक्शन। अब ये जो फेरोमोन्स होते हैं ना, सेक्स अट्रैक्ट, ये फीमेल जो फीमेल्स होती हैं मॉस्किटोज या फीमेल आर्थ्रोपोड, उनको ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो फिर उनकी वो किलिंग हो जाती है। स्क्रीन शो हो रही है या चली गई? ठीक है। ठीक। तो नेटवर्क चला गया था। यहाँ पे हमने जो पूरा जनरल प्रिंसिपल है आर्थ्रोपोड कंट्रोल का, आर्थ्रोपोड्स के कंट्रोल का जो जनरल पूरा प्रिंसिपल है, ये आपके सामने है। सबसे बेस्ट अप्रोच जो है उसी को याद रखना है, बेस्ट अप्रोच टू कंट्रोल ऑफ आर्थ्रोपोड्स, इन्वायरमेंटल कंट्रोल, है ना? बाकी चीजें और है वो और सब में आती रहेंगी। लाइक अभी मॉस्किटोज के बारे में, मॉस्किटोज को कैसे कंट्रोल करेंगे, अलग अलग मॉस्किटोज के बारे में कैसे उनको कंट्रोल कर। सबसे पहली चीज क्या, एंटी लार्वल मेजर्स लेना है, एंटी लार्वल मेजर्स। तो इसमें भी अब आया इन्वायरमेंटल कंट्रोल, सोर्स रिडक्शन। सोर्स जो है जहाँ पे ब्रीडिंग का सोर्स है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है। कैसे? फिलिंग, लेवलिंग एंड ड्रेनेज ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस एंड वाटर मैनेजमेंट, लाइक इंटरमिटेंट इरिगेशन। इंटरमीडिएट इरिगेशन का मतलब एक बार पानी भर दिया गया तो ऐसा नहीं कि अब उसको छोड़ दिया जाए, उसको फिर से पूरा खत्म करके दोबारा फिर भरिए, जैसे कूलर्स में या टैंक्स में जहाँ पे पानी रखना है। तो ये जो है ये इन्वायरमेंटल कंट्रोल है। अब आइए एनाफ्लीज के लिए स्पेसिफिक। तो जो एनाफ्लीज कहाँ पे ये ब्रीड करती हैं? क्लीन वाटर में। तो जो क्लीन वाटर कलेक्शंस हैं उनको क्या करना है, फिल करना है, ड्रेनेज करना है रेगुलर इंटरवल पे। फिलिंग एंड ड्रेनेज ऑफ क्लीन वाटर कलेक्शन फॉर एनाफ्लीज मॉस्किटो। क्यूलेक्स, ये डर्टी पॉल्यूटेड वाटर में ये ब्रीड करता है। तो एबोल्यूशन ऑफ डोमेस्टिक एंड टेरी डोमेस्टिक कलेक्शन ऑफ पॉल्यूटेड डर्टी वाटर, यानी जो आसपास जो है गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है उसको इकट्ठा ना होने देना है। एडीज, जो आर्टिफिशियल कलेक्शन हो रहा है पानी का, उससे छुटकारा पाना है एडीज के लिए। एंड मानसूनिया के लिए, जो एक्वेटिक प्लांट्स जिसमें होते हैं वहीं पे ये ब्रीड करते हैं।
तो क्या करना है कि ऐसे जो पॉन्ड्स है या लेक्स है, तो वहां पे जो एक्वेटिक प्लांट्स है उनको रिमूव करना है या उनको हर्बिसाइड से खत्म करना है। तो मानसूनिया जो है उसकी ब्रीडिंग प्लेस वो खत्म हो जाएगा। ये क्या सोर्स रिडक्शन है, इससे क्या हो रहा है, सोर्स जो ब्रीडिंग प्लेस का जो सोर्स है उसको रिड्यूस किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। फिर केमिकल कंट्रोल में ये तीन कंट्रोल, तीन टाइप के, मिनरल ऑयल्स, पेरिस्क्रीन एंड सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड। मिनरल ऑयल्स अप्लाइड वंस ए वीक इन डोज ऑफ 40 टू 90 लीटर्स पर हेक्टेयर। अब पर हेक्टेयर जो मिनरल ऑयल यूज किया जाता है वो 40 टू 90 लीटर वंस ए वीक इसको यूज किया जाता है। मेक्स वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड, इसका जो ड्रॉबैक है, एक तो ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ये अनफिट है, दूसरे ये फिश को क्या करता है, किल कर, क्योंकि जब भी ऑयल की बात याद रखिएगा, अगर ऑयल को हम पानी में मिलाते हैं, ऑयल को अगर हमने पानी में मिलाना है तो वो क्या करेगा, वो सरफेस पे ही रह जाएगा। ऑयल ऑयल जो होगा पूरी सरफेस को कवर कर लेगा, एक लेयर बना देगा। तो फिश कैसे किल करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन फिर नहीं मिल ऑक्सीजन पाएगा नहीं। फिशेस को, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। और ये तनाकुस कौन सा होगा, कैफी होगा या कीमियावी, कैफी। तनाकुस कैफी कैफी है। होगा, हकीकी इस्तेहाला नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये मिनरल ऑयल इस तरीके से अगर करना है, पेरिस ग्रीन 2% डस्ट पेरिस ग्रीन की अप्लाई करते हैं 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर की डोज में। स्टमक पॉइजन, पेरिस ग्रीन को याद रखिएगा, एक लाइन खाली याद कर लीजिए आप, बहुत सारे आपको अभी केमिकल मेजर्स में अलग अलग पॉइजन मिलेंगे इसमें। बस पेरिस ग्रीन को याद रखिए कि ये एक स्टमक पॉइजन, इसके बाद जितने भी आपको मिले कभी भी वो कॉन्टैक्ट नर्व पॉइजन होते हैं, है ना। तो पेरिस ग्रीन क्या है, स्टमक पॉइजन टू लार्वा बट हार्मलेस टू ह्यूमंस एनिमल्स आर, इसका एक जो फायदा है पेरिस ग्रीन का, कि सिर्फ और सिर्फ लार्वा के लिए ये पॉइजन का काम करता है, बाकी ह्यूमंस है, एनिमल्स है या फिशेज हैं, उनके लिए इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। और लास्ट है सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स में अबेट यूज किया जाता है, अबेट वेरी इफेक्टिव लार्विसाइड है और लीस्ट टॉक्सिक एट ए डोज ऑफ 1 पार्ट पर मिलियन। 1 पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या है, 50 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से आएगा ना सर, 50 मिलीग्राम पर लीटर। मेलाथियान है, फेंथियान है एंड क्लोरपाइरिफास, इसमें भी सबसे कॉमन जो है वो एबेट है, सबसे बेस्ट सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स। एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल्स में थ्रू यूज ऑफ स्मॉल फिशेज जो क्या है, लार्वा पे फीड करती है। तो गैम्बूसिया फिनिस है, लेविस्टर रेटिकुलेटा है, पिसिलिया रेटिकुलेटा। हाँ, तो ये तीन तरीके की जो फिशेज हैं, स्मॉल फिश जो है ये लार्वा पे ही फीड करती हैं। तो वहां से क्या करेंगी, लार्वा के बाद जो और दूसरा स्टेज है वहां तक जाने ही नहीं देंगी। तो सोर्स का रिडक्शन ये भी करती हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के जरिए। तो ये मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स था। अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़िए, एंटी एडल्ट मेजर, अभी तक लार्वा के बारे में हो गया था, ब्रीडिंग प्लेस आपने रोक दिया तो ब्रीड ही नहीं कर पा रहा है, उसके बाद लार्वा को हमने रोक दिया। अब लार्वा साइकिल में क्या केमिकल प्रोसेस था और बायोलॉजिकल प्रोसेस था, अब एडल्ट हो गया। मान लीजिए एडल्ट्स को रोकना है हमें, इससे कैसे बचेंगे एडल्ट की प्रिवेंशन के लिए, तो रेजिडुअल स्प्रेइंग की जाती है। रेजिडुअल स्प्रेइंग तीन तरीके के ये जो है कॉमनली जो है केमिकल इंसेक्टिसाइडल जो मेजर्स लिए जाते हैं, रेजिडुअल स्प्रे में जो इंसेक्टिसाइडल मेजर्स ही लिए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड को स्प्रेइंग करनी पड़ती है। तो उसमें डीडीटी, बीएचसी और मैलाथियन ये यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमनली जो है वो डीडीटी को यूज करते हैं, 1 to 2 ग्राम पर मीटर स्क्वायर इसकी डोज होती है। 1 to 2 ग्राम पर मीटर स्क्वायर रेजिडुअल स्प्रे आप कर रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ इफेक्टिवनेस कितनी होनी चाहिए इसकी, डीडीटी की, तो नॉर्मली जो है ना, ऑन एवरेज 6 to 12 मंथ, 6 to 12 मंथ क्या इसकी ड्यूरेशन ऑफ इफेक्टिवनेस है। मोस्ट कॉमनली जो है डीडीटी को ही यूज किया जाता है, लेकिन अब बहुत सारे केसेस में ये पाया गया कि डीडीटी से रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, तो अब दूसरे और आए इंसेक्टिसाइड, उसमें बीएचसी है, बीएचसी बेंजाइल हेक्साक्लोराइड, है ना। इसको जो मार्केट में इसको लिंडेन के नाम से जाना जाता है। इसकी जो डोज है 0.5 ग्राम बीएचसी की, 0.5 ग्राम पर मीटर स्क्वायर इसकी स्प्रेइंग की जाती है। इफेक्टिवनेस इसका है सिर्फ 3 महीने का, 3 मंथ, 3 महीने की इफेक्टिवनेस है इसकी। मैलाथियान लीस्ट टॉक्सिक है, ये जो है 2 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, 2 ग्राम पर मीटर स्क्वायर इसकी डोज है। और इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो भी 3 मंथ के लिए है, 3 महीने के लिए है ड्यूरेशन ऑफ इफेक्टिवनेस। सबसे ज्यादा जो इफेक्टिवनेस है वो किसकी, डीडीटी की, इसलिए इसको ये ना जनरल उसमें भी
इंसेक्टिसाइड अब चॉइस बन गया था, लेकिन अब बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स में इसका रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, इसलिए जो न्यूअर इंसेक्टिसाइड है, नए आए, उनको यूज किया जाने लगा इसके प्लेस पे, डीडीटी के प्लेस पे। फिर स्पेस स्प्रेइंग, ये तो रेजिडुअल स्प्रेइंग थी। अब स्पेस का मतलब क्या है? आसपास सराउंडिंग में स्प्रे कराना। तो स्पेस स्प्रेइंग के लिए जो है पाइरेथ्रम एक्सट्रैक्ट यूज होता है एज ए नर्व पॉइजन। पाइरेथ्रम एक्सट्रैक्ट जो यूज होता है एज ए नर्व पॉइजन। एक्टिव प्रिंसिपल इसका क्या है? पाइरेथ्रिन, नो रेजिडुअल एक्शन, शॉर्ट लिव्ड इफेक्ट, कोई रेजिडुअल एक्शन नहीं, यानी कुछ आपने एक बार स्प्रेइंग कराई तो फिर ठीक है, बहुत 2-4 दिन, 10 दिन, एक हफ्ता, इससे ज्यादा नहीं। रेजिडुअल एक्शन होता नहीं है इसका। रेजिडुअल एक्शन होता तो वो थोड़ा जो ड्यूरेशन होती है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है, इसलिए इसका इफेक्ट जो है वो कम है, शॉर्ट लिव्ड इफेक्ट है पाइरेथ्रम एक्सट्रैक्ट का। है क्या? ये नर्व पॉइजन है, ये याद रखने की चीज है। रेजिडुअल इंसेक्टिसाइड्स में मैलाथियन एंड फेनिट्रोथिन। अब ये जो अल्ट्रा लो वॉल्यूम फॉगिंग कराई जाती है, फॉगिंग जिसको कहा जाता है अल्ट्रा लो वॉल्यूम फॉगिंग, उसके लिए मैलाथियन और फेनिट्रोथान यूज किया जाता है। एंड जेनेटिक कंट्रोल में क्या है? वही फिर से स्ट्राइल मेल टेक्निक है, साइटोप्लाज्मिक इनकम्पेटिबिलिटी, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, सेक्स डिस्टॉर्शन एंड जीन रिप्लेसमेंट, ये सारी टेक्निक है जेनेटिक कंट्रोल के लिए। पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट्स। अब ये देखिए प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन आ गया। पर्सनल प्रोटेक्शन अगर मेजर कोई ले रहा है तो वो क्या होगा? वो प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन होगा। मॉस्किटो बाइट से हमें बचना है, मॉस्किटोज को नहीं खत्म करना है यहाँ पे, उसकी बाइट से बचना है, तो वो चीज हो जाएगी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या है? प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन है। तो उसके लिए जो कॉमनली यूज होता है क्या? मॉस्किटो नेट है, मॉस्किटो नेट यूज करते हैं। अब मॉस्किटो नेट के लिए खास चीज बताएगी कि जो पर स्क्वायर इंच में, मान लीजिए 1 स्क्वायर इंच आपने ले ली, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ होल्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 150 पर स्क्वायर इंच जो है मॉस्किटो नेट्स में नंबर ऑफ होल्स जो होने चाहिए वो 150, 150 होने चाहिए। और एक होल जो है उसका डायमीटर कितना होना चाहिए? लेस देन 0.0475 इंच, यानी लेस देन 0.0475 इंच। एवरी होल, जो पर होल है उसका जो डायमीटर होना चाहिए, 1 इंच में 150 होल होने चाहिए, और पर होल जो डायमीटर होना चाहिए लेस देन 0.0475 होना चाहिए। और इसमें जो रिपेलेंट लगाए जाते हैं मॉस्किटोज में, मॉस्किटो नेट्स में, वो क्या है? डाई एथाइल टोलमाइड, डीट जिसको हम कहते हैं, DEET, या इथाइल हेक्सेन डाइऑल, ये जो है एज ए रिपेलेंट यूज किए जाते हैं मॉस्किटो नेट्स पे। फिर आया पाइरेथ्रम। पाइरेथ्रम एक्सट्रैक्ट की बात हमने की थी ना, स्पेस स्प्रे फॉर किलिंग एडल्ट मॉस्किटोज को किल करने के लिए पाइरेथ्रम यूज होता है। लार्वा पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है ना। वर्क कैसे करता है? कांटेक्ट पॉइजन है, कांटेक्ट पॉइजन यानी नर्व पॉइजन, कांटेक्ट नर्व पॉइजन इसको फुल फॉर्म में कहते हैं। नॉक डाउन इफेक्ट विद पैरालिसिस, क्या करता है ये जो है ना, पेरिफेरल नर्व्स पे पहले इफेक्ट डालता है, तो पैरालिसिस हो जाती है, वो क्या करते हैं? फ्लाई नहीं कर पाते, उड़ नहीं पाते, वो गिर जाते हैं, उसी को कहा गया नॉक डाउन इफेक्ट विद पैरालिसिस। पैरालाइज नहीं होगा तो उड़ नहीं पाएंगे, फ्लाई नहीं कर पाएंगे, उसके बाद गिरना ही गिरना है, तो वो नॉक डाउन हो जाता है। पायरेथ्रम क्या है? कॉन्टैक्ट पॉइजन है, और एडल्ट मॉस्किटोज के लिए यूज होता है। प्लांट ओरिजिन के कुछ इंसेक्टिसाइड्स हैं जो यूज होते हैं ना। फ्लावर, किस किस कौन से फ्लावर यूज होते हैं? क्राइसैंथेमम, फ्लावर्स ऑफ क्राइसैंथेमम, इसके फ्लावर्स यूज होते हैं। 5 एक्टिव प्रिंसिपल इसमें है, सबके सब क्या है? नर्व पॉइजन है। अब पायरेथ्रिन 1, पायरेथ्रिन 2 है, सिनेरिन 1, सिनेरिन 2 एंड जैस्मोलिन 2, ये सब के सब क्या है? नर्व पॉइजन है, इंसेक्टिसाइड ऑफ प्लांट ओरिजिन में ये सब आते हैं। किसका फूल यूज होता है? क्राइसैंथेमम का। फिर इनका क्या है? कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं है, शॉर्ट लिव्ड इफेक्ट है। अब ये तो प्लांट ओरिजिन का था। कुछ सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स भी यूज होते हैं, लाइक पारमेथ्रिन है, एलेथ्रिन है, फ्यूरेथ्रिन है, साइक्लोथ्रिन है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द नेचुरल इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज यूज एज कंपेनियन प्लांट टू रिपेल पेस्ट। अब देखिए जो इनको, ये जो क्राइसैंथेमम है, प्लांट है, इसको क्या किया जाता है? तो क्योंकि ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, तो अगर किसी क्रॉप में कहीं पे ये देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा कीड़े लग रहे हैं फसल में, तो वहां पे भी इनकी बाकायदा जो हार्वेस्टिंग कराई जाती है थोड़े थोड़े गैप पे, ताकि ये नेचुरली क्या करें, और जो दूसरे इंसेक्ट्स वहां पे अट्रैक्ट हो रहे हैं दूसरी क्रॉप पे, उनको उनको हार्म करने से बचाने के लिए उन्हीं क्रॉप्स के बीच में इनकी भी हार्वेस्टिंग कर दी जाती है।
फिर आइए बैसिलस thuringiensis H14। ये क्या है? ये बैक्टीरिया है। इसके स्पोर्स या स्पोर्स एंड क्रिस्टलाइन इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज जो इससे प्रोड्यूस होती है उसको ना एज ए स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है। बैसिलस thuringiensis H14, इसको याद रखें, बैक्टीरियल ओरिजिन का ये इंसेक्टिसाइड है। अब इनकी जो एक स्पेसिफिक खास बात ये है ना कि ये जो इंसेक्टिसाइड है ये ह्यूमंस पे इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है। तो these pesticides are regarded as environmentally friendly with little or no effect on humans, wildlife, pollinators, and most other beneficial insects. Bacillus thuringiensis Syrovar israeliensis, अब ये इसका पूरा नाम है, is widely used as a larvicide against mosquito larva। है ना? ये यूज होता है मॉस्किटो लार्वा के लिए, बस इसको इतना ही याद रखना है। अब इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स, अब जहां भी इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट, दैट मीन्स कि वो किल करने के लिए यूज हो रहा है। अभी हमने रिपेलेंट की बात, वो रिपेल कर रहा था, वो उस पर बैठने नहीं दे रहा था, उससे दूर भगा रहा था। अब यहाँ पे जो इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स होते हैं, यहाँ पे अगर गलती से भी जो मॉस्किटोज है वो बैठ गए तो उनको किल होना है ना। केमिकल यूज, अब इसमें कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं? सिंथेटिक पाइरेथ्राइड्स यूज किए जाते हैं, लाइक डेल्टा मेथ्रिन है ना, साइक्लोथ्रिन है, या कुछ और है, पारमेथ्रिन है, लैम्डा साइक्लो ना, लैम्डा साइक्लोथ्रिन है, इटोफेन प्रॉक्स है, या साइपरमेथ्रिन है। ये सब क्या है? ये सिंथेटिक है। अब इन पाइरेथ्राइड्स का जो इफेक्टिवनेस है यानी ड्यूरेशन कितनी है? 6 to 12 मंथ है। इसलिए कहा जाता है कि जो इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स है इट शुड बी रिट्रीटेड एवरी 6 मंथ। उसको उसका जो रीट्रीटमेंट होना चाहिए एवरी 6 मंथ, उसका रीट्रीटमेंट होना चाहिए। और लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल मॉस्किटो नेट्स भी आते हैं जो कम से कम मोर देन 20 टाइम्स आप उनको वॉश कर सकते हैं। इसका एक फायदा है, उसमें एक केमिकल बाइंडर लगा होता है जो इंसेक्टिसाइड्स को जो है जोड़े रखता है, उनको वॉश नहीं होने देता। तो एटलीस्ट 20 मरतबा तो उसको वॉश किया ही जा सकता है। तो अगर आप इसकी वॉशिंग 20 मरतबा करें, 20 टाइम्स या उससे ज्यादा करें, तो इसका यूज एटलीस्ट 3 इयर्स या उससे ज्यादा तक किया जा सकता है लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल मॉस्किटो नेट्स का। फर्क क्या है इंसेक्टिसाइडल ट्रीटेड पेट नेट्स और लॉन्ग लास्टिंग में? कि दोनों में सिंथेटिक पाइरेथ्राइड्स यूज हो रहे हैं, बस जो लॉन्ग लास्टिंग मॉस्किटो नेट्स है उसमें एक केमिकल बाइंडर को लगा दिया जाता है। तो वो क्या करता है, वो जो सिंथेटिक पाइरेथ्राइड्स हैं उनको जो है बाइंड करके रखता है, वाश नहीं होने देता इजिली। पेरिस ग्रीन, पेरिस ग्रीन को याद रखिएगा, कॉपर एसिटो आर्सेनाइड। इसका जो कलर है एमराल्ड ग्रीन कलर का होता है, माइक्रो क्रिस्टलाइन पाउडर। एंटी लार्वल मेजर्स है, अब ये लार्वा को किल करता है, एडल्ट को नहीं किल करता। पेरिस ग्रीन किल्स मेनली एनाफ्लीज लार्वा एज दे आर सरफेस फीडर्स ना। एनाफ्लीन के लार्वा जो होते हैं वो सरफेस ऑफ द वाटर पे पाए जाते हैं, तो उनको खासतौर से ये किल करता है। एंटी लार्वल मेजर्स के लिए इसको यूज किया जाता है। बॉटम बॉटम फीडिंग लार्वा को भी किल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इसको ना एज ए ग्रेन्युलर फॉर्म में, अगर पाउडर फॉर्म में हम किसी भी वाटर सरफेस किसी भी पाउडर को आप फेंकेंगे अगर किसी पानी में, तो वो सरफेस पे ही सब रह जाएगा। लेकिन अगर ग्रेन्युलर फॉर्म में है तो वो नीचे सेडिमेंट कर जाएगा, बैठ जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है बॉटम फीडिंग लार्वास को अगर किल करना है तो इसको एज ए ग्रेन्युलर फार्मुलेशन यूज करना पड़ेगा। पेरिस ग्रीन है क्या? इट इज ए स्टमक पॉइजन, इसको जरूर याद रखिएगा। पेरिस ग्रीन क्या है? स्टमक पॉइजन इज मोस्ट वाइडली यूज लार्विसाइड फॉर मॉस्किटो कंट्रोल। सबसे कॉमनली यूज अगर कोई लार्विसाइड है तो वो पेरिस ग्रीन ही है। इसका रिकमेंडेड डोज क्या है? 1 किलोग्राम पेरिस ग्रीन पर हेक्टेयर वाटर सरफेस, है ना। पर हेक्टेयर वाटर सरफेस के लिए 1 kg पेरिस ग्रीन की जरूरत है। अब अगर प्रॉपर डोज में इसको अप्लाई किया जाता है तो ये जो, मान लीजिए जो वाटर सरफेस जहाँ पे, जाहिर सी बात है कि अगर बहुत ज्यादा पानी है तो फिशेस भी होंगे, तो उनको किल नहीं करता। अगर प्रॉपर डोजेज में इसको यूज किया जाए पेरिग्रीन, तो ना तो ये फिशेस के लिए हार्मफुल है, ना ही मैन के लिए या डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए भी ये हार्मफुल नहीं होता है। पेरिग्रीन कॉपर एसिटो आर्सेनाइड। फिर आइए डीडीटी के बारे में। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड है। सिंथेसाइज किसने किसने सबसे पहले इसको बनाया था? जीडलर ने, आथमर जीडलर ने। प्रॉपर्टीज इसकी एज ए इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, इसको जो डिस्कवर किया था पॉल एच मुलर साहब ने। इसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज को इन्होंने डिस्कवर किया था और 1948 में इनको नोबेल प्राइज मिल गया था उसी के लिए। अब इसका जो मोस्ट एक्टिव फॉर्म है पैरा पैरा आइसोमर, जो डीडीटी का मोस्ट एक्टिव फॉर्म है वो
पैरा पैरा आइसोमर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या डीडीटी का? इट इज ए कांटेक्ट पॉइजन, यानी नर्व पॉइजन विच इनहिबिट्स एसिटिल कोलिनेस्टरेज एंजाइम्स को ये इनहिबिट करता है, पैरालिसिस काज कर देता है, और फिर नॉकडाउन इफेक्ट आ जाता है। तो डीडीटी भी क्या है? कांटेक्ट पॉइजन है। सिर्फ पेरिस ग्रीन को याद रखिए, पेरिस ग्रीन इज ए स्टमक पॉइजन। कोई इमीडिएट डेथ नहीं काज करता, टाइम लेता है सेवरल आवर्स टू किल। रेजिडुअल एक्शन लेकिन डीडीटी का पाया जाता है। रेजिडुअल एक्शन लास्ट फॉर 18 मंथ। रिपेलेंट एक्शन नहीं है इसका। डोसेज क्या है? 100 to 200 मिलीग्राम पर स्क्वायर फीट। आमतौर से जो यूजुअल डोज में जब अगर यूज करना हो तो 100 to 200 मिलीग्राम पर स्क्वायर फीट। टेक्निकल डीडी जो है, टेक्निकल डीडीटी जो होती है उसमें 70 to 80% पैरा पैरा आइसोमर, मोस्ट एक्टिव फॉर्म जो है वो यही होता है, तो ये इसी को यूज कराया जाता है। अब एक चीज देखिए, सैंड फ्लाइज हैव नॉट डिमॉन्स्ट्रेटेड रेजिस्टेंस टू डीडीटी। ज्यादातर जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, बट अभी सैंड फ्लाइज में डेवलप नहीं हो, तो इसीलिए डीडीटी क्या इंसेक्टिसाइड ऑफ चॉइस है किसकी? सैंड फ्लाइज की। अब पाइरेथ्रम, ये प्लांट ओरिजिन का इंसेक्टिसाइड है। किसके फ्लावर्स से बना है? ये क्राइजेंथेमम। ये स्पेस स्प्रे फॉर किलिंग एडल्ट मॉस्किटोज, ये एडल्ट मॉस्किटोज को किल करने के लिए एज ए स्पेस स्प्रे यूज किया जाता है पाइरेथ्रम का। एक्टिव प्रिंसिपल क्या है? पाइरेथ्रिन में कोई रेजिडुअल एक्शन नहीं है, शॉर्ट लिव्ड है, फौरन काम करेगा, उसके बाद सराउंडिंग से वो फिर सेडिमेंट कर जाएगा, बैठ जाएगा, गायब हो जाएगा। शॉर्ट लिव्ड इफेक्ट है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या? कांटेक्ट नर्व पॉइजन, ये भी क्या है? नर्व पॉइजन है। नॉकडाउन इफेक्ट विद पैरालिसिस, इसका इफेक्ट। 5 एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं, सबके सब नर्व पॉइजन है, अभी हमने पीछे बताया ना। कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं है, शॉर्ट लिव्ड इफेक्ट इसका होता है ना। मेलाथियन, मेलाथियन के बारे में कहा जाए, जितने भी ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स उसमें सबसे लीस्ट टॉक्सिक अगर है तो वो मेलाथियन है। मेलाथियन इज लीस्ट टॉक्सिक अमंग ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ इट्स लो टॉक्सिसिटी। इट इज रिकमेंडेड एज एन अल्टरनेट टू डीडीटी, है ना। डीडीटी एज एन अल्टरनेट टू डीडीटी से रेजिस्टेंस ज्यादातर डेवलप होने लगा, तो उसके अल्टरनेट के तौर पे मेलाथियन को अब जो है रिकमेंड किया जाता है कि इसी को यूज किया जाना चाहिए। डोजेस क्या है इसकी? 100 to 200 मिलीग्राम पर स्क्वायर फीट एवरी 3 मंथ, क्योंकि इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कितना है? 3 महीने तक है। अब ये अल्ट्रा लो वॉल्यूम फॉगिंग के लिए भी या अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेइंग के लिए भी यूज किया जाता है, एडल्ट मॉस्किटोज को किल करने के लिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या? इंटरफेयर विद ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, तो ये भी क्या है? नर्व पॉइजन है। मेलाथियन क्या है? नर्व पॉइजन है। एक्ट कैसे करता है? बाय इनहिबिटिंग एसिटिल कोलिनेस्टरेज एंजाइम, है ना। तो ये भी क्या है? नर्व पॉइजन है। पाइरेथ्रम क्या है? कॉन्टैक्ट नर्व पॉइजन है। पेरिस ग्रीन जो है वो स्टमक पॉइजन है। डीडीटी भी क्या है? नर्व पॉइजन है। अब एक डिजीज है लास्ट में, स्केबीज के बारे में थोड़ा सा देखिएगा। स्केबीज क्या है? जो हमने वाटर से रिलेटेड जब डिजीज का हमने वो कैटेगरी 4 निकाली थी, तो उसमें ये किस कैटेगरी में आएगी स्केबीज? वाटर वॉश to message. हाँ, वाटर वॉश डिजीज ही है इसके भी। ट्रांसमिसिबल एक्टोपैरासाइट स्किन इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय सुपरफिशियल बरोज, इंटेंस प्रूराइटिस एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। अब इसकी जो खास बात ये है कि ज्यादातर जो है इसके जो इन्फेक्शन होते हैं इसके भी इसके, वो ऐसे प्लेस पे होंगे बॉडी पे ना जो मॉइस्ट होता है, जो मॉइस्ट होता है। अब मॉइस्ट प्लेस कहाँ होगा? ग्रोइन, सबसे कॉमनली जो है ग्रोइन है, या उंगलियों के बीच में जो जगह है, मेटाकार्पोफैरिंजियल जॉइंट्स के बीच बीच में जो वेबिंग होती है, जो वेब्स होते हैं हमारे, उनके बीच में वो मॉइस्ट प्लेस है। या आर्मपिट्स है, वो मॉइस्ट, जहां भी मॉइस्चर होता है। इवन ना आप देखेंगे नेक्स पे भी, खास तौर से जो थोड़ा सा हेल्दी हैं, जिनके नेक्स पे रूगेसिटीज डेवलप हो जाती है, तो क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट वहां पे ज्यादा, पसीना वहां पे रुक रहा है, तो जहां भी मॉइस्ट प्लेस होगा बॉडी में वहीं पे ये सबसे ज्यादा, और जो ना ज्यादा ज्वाइंट्स जो हैं, जितने भी ज्वाइंट्स हैं वहां पे भी इनके इन्फेक्शन होते हैं। अब इसके भी किससे होता है? सार्कोप्टेस स्केबियाई, है ना। इसी से ये इसका पॉजिटिव एजेंट है, जिसको इच माइट भी कहा जाता है। स्केबीज इज यूजुअली ट्रांसमिटेड बाय क्लोज कांटेक्ट विद एन इन्फेस्टेड पर्सन, ज्यादातर ये क्लोज कांटेक्ट से ही फैलता है। अब बहुत तेजी के साथ ये फैलता है। घर में अगर एक को हो गया तो आमतौर से सबको हो सकता है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी है, तो इसलिए इसको कभी कभी एज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी इसको जो है क्लासिफाई कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ना स्किन टू स्किन कांटेक्ट
इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी नॉर्मल पर्सन को अगर कांटेक्ट हो गया तो उससे भी ये बहुत तेजी से ट्रांसमिट होता है। तो कभी कभी इसको एज ए एसटीडी भी इसको क्लासिफाई किया जाता है। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इसके बीच की? 5% पारमेथ्रिन। क्या है? 5% पारमेथ्रिन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। और बहुत सारी ड्रग्स हैं। 25% बेंजाइल बेंजोएट है। 1% HCH जिसको गैमेक्सिन कहते हैं, 2 एप्लीकेशन। 5% है टेटमासोल सोल्यूशन है। 10% सल्फर ऑइंटमेंट है। क्रोमेटिन लोशन है। मेलेथियन आइवरमेक्टिन सिंगल डोज एंड नीम ऑयल फॉर परसिस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए, जो ये आइवरमेक्टिन है, ये सिस्टमिक या ओरल यूज के लिए हम इसको मानते हैं आइवरमेक्टिन को। और कोई ये पूछे कि इसके बीच जो है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिस्टमिक यूज या ओरल यूज, तो वो आइवरमेक्टिन है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओरल या सिस्टमिक यूज वो आइवरमेक्टिन हो जाती है, सिंगल डोज में इसको यूज कराते हैं। अब